क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए द फॉलोइंग टेबल shows the income and expenditure in million rupees of certain company during the 5 years from 2018 to 2022 along the profit। इसमें देकर रखा है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट देकर रखा है in along the profit percent and loss percent incurred in all these years. Some values are missing in the table। इसमें आपको कुछ वैल्यू सब मिसिंग है, उसको फिल करने हैं जो डैश के द्वारा इंडिकेट की गई है। दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट इफ रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ एक टेबल दे के रखे हैं, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर होते हैं और इसके बेसिस पे नॉर्मली ये सिंपल मैथमेटिक्स बेस्ड ही होती है जितने भी आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है 6 दिसंबर 2023 के आए थे। इसमें आप देखते हो कि 2000 इसमें जो दिए गए हैं ये 2018, 19, 20, 21 और 22 के डेटा इसमें डिस्कस किए गए हैं। इस डेटा में आप देखो कितने हैं एक्सपेंडिचर देकर रखे हैं और इनकम का आपका कॉलम है और प्रॉफिट और लॉस का कॉलम है। क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन आपका दिया इसमें प्रॉफिट इन 2020 डैश परसेंट मोर देन 2018। इससे आपको क्या मिलती है जानकारी कि आपको निकालने हैं कि प्रॉफिट 2020 में कितनी हुई थी और आपका 2018 में कितनी हुई थी। उसके बाद आपको आंसर निकालनी है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला होती है आपका प्रॉफिट अगर निकालेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, तो प्रॉफिट इन 2020 में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम, जो इनकम होंगे माइनस जितने भी आपके एक्सपेंडिचर होंगे, माइनस एक्सपेंडिचर। कॉपी पेन साथ में रखिए, ज्यादा आसान होगा। टेबल देखिए कितने इनकम देके रखे हैं। इनकम निकालेंगे परसेंटेज में तो 210 कैसा आएगा? 210 इंटू 120/100 माइनस कितना हो जाएगा? 210, क्योंकि ये डेटा में बताया गया है। 2020 में कितने आपका प्रॉफिट परसेंट कितनी है? 20 है, इसलिए हमने क्या किया, हमने 100 में हमने 20 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 120 हो गया, 120। तो 210 इंटू 120/100 ये पूरा आपका जो डेटा जो दिया गया है माइनस एक्सपेंडिचर कितनी है? 210। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कट आउट, 0 0 कट आउट, इजिकल टू कितना होगा? 21 इंटू 12 माइनस 210। 21 को माइनस करेंगे, 21 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 252 माइनस कितना होगा? 210। माइनस करें कितना आएगा? कितने रुपीस आएंगे? 42 मिलियन रुपीस आएंगे, क्योंकि सब डाटा किसमें है? मिलियन में दिया गया है। तो 42 मिलियन रुपीस हमें मिल गया है हमको। किस समय? किसके लिए? 2020 के लिए। अब सेम का हम क्या करेंगे? 2018 के लिए करेंगे। तो 2018 में क्या बताया गया है? एक्सपेंडिचर कितनी है? 192 और प्रॉफिट कितनी है? 15%। इसका अप्लाई करेंगे इन डेटा को सेम तरीके से, तो कितना होगा आपका? फॉर 2018 कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कितना होगा आपका प्रॉफिट? सेम तरह से करेंगे, कितना है? 192 और क्या बोला गया है?
192 इसमें है और कितना है 15% है, तो अप्लाई करेंगे तो 192 इंटू 100 में 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा 115, तो 115 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 192। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट के 2023 का दिसंबर के पेपर, फर्स्ट पेपर। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, कैंसिल आउट करो 5 से, कितना आएगा 23 होगा और नीचे कितना होंगे 20 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आएगा, आप इसको कर दो तो कितना, ये आपका 10 हो जाएगा और ये कितना होंगे 96 हो जाएंगे, तो 96 इंटू 23 बाई 10 कितना होगा, इज इक्वल टू 2208 बाई 10 माइनस 192। इसको डेसिमल लगा देंगे, कितना आएगा 220.8 माइनस 192, माइनस करेंगे कितना आएगा ₹28.2 मिलियन। तो हमने क्या निकाला, 2018 का निकाल लिया और 2020 का निकाल लिया, तो 2020 में कितना आया था 42 मिलियन आया था और 2018 में कितना आ गया 28.2 मिलियन आ गया। तो हम क्या देखते हैं कि प्रॉफिट इन 2020 is more than profit in 2018। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो सो प्रॉफिट इन 2020 इज ग्रेटर बाय, कितने ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 42 माइनस 28.8 डिवाइडेड बाय 20, सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है 8.8 इंटू 100। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। माइनस करेंगे, माइनस करो कितना आएगा 42 और 28.8 13.2 डिवाइडेड बाय कितना होंगे 28.8 इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या था 13.2 बाई 28.8 इंटू 100%। इसको अगर डेसिमल का आप रिमूव कर दोगे क्योंकि एक डिजिट के बाद है तो ये खत्म हो जाएंगे, तो 132 बाई 288 इंटू 100%। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू 13,200 बाई 288%। डिवाइड करो कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली आएगा लगभग, काटेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 72, ये आपका हो जाएगा 3
3 सर 45.8। हाँ, जो आ जाएगा आपका 45.8 के बाद 3% अप्रोक्सीमेटली। तो कौन से करेक्ट होंगे? ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। ये क्वेश्चन तो बड़े बड़े होते हैं, और इसमें जो हमने मैथ्स के जो ट्रिक्स सिखाए हैं उसमें अगर आपको वो याद रहेगा तो आसान हो जाएगा। नहीं तो आप थोड़ा सा टाइम बचा के रखोगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग बाकी क्वेश्चन, उसमें से जो टाइम बच जाएगा उससे आप कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन 2, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी इन 2018 एंड 2020 इन मिलियन रुपीस? तो इसमें भी क्या पूछा गया है, 2018 और 2020 का निकाल के हम एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों का निकाल के ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एवरेज के लिए क्या करते फॉर्मूला? एवरेज या मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई की फॉर्मूला होती है। यानी कि 2 टर्म अगर इसमें है तो F1 x1 प्लस F2 x2, F मतलब फ्रीक्वेंसी, बाई F1 प्लस F2, ये आपका फॉर्मूला बन जाती है एवरेज निकालने के लिए। इसको मीन भी कहते हैं। इजिकल टू, अब इसमें सारा डेटा को आप अप्लाई कर दीजिए। क्या क्या बता रहा है आपका? 2018 और 2020 के लिए। 18 के लिए डेटा आपके पास सामने है 182 है, और 20 के लिए कितने हैं? 210 है। परसेंटेज कितनी है? 15% है, और 2020 के लिए कितना है? 20% है। तो हम 100 में अगर 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 115 हो जाएगा, और 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 120 आ जाएगा। इसको अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 192 इंटू 115 बाई 100 प्लस 210 इंटू 120 बाई 100, और ये होल बाई 2। तो F1 प्लस F2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो नीचे के बाहर 2 कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, इजिकल टू 192 इंटू 115 बाई, या आप एक साथ कर दो, ये प्लस 210 इंटू 120 होल बाई 100, और बाहर कितना होंगे? 1/2 इजिकल टू 1/2 कितना आएगा? कैलकुलेट कीजिए। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2 2 0 8 0 प्लस 2 5 2, क्योंकि 21 इंटू 12 कितना? 252 होगा, 0 0 होल बाई 100 इजिकल टू, इसको सेपरेट करके डेसिमल लगा देंगे तो कितना आएगा आपका? 220.8 प्लस इसमें लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 252। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, या पहले ऐड कर देंगे तो 400 कितना हो जाएंगे? 72.8 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? लगभग लगभग 236.8
4 मिलियन। तो ये एवरेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 236.4 हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा एवरेज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होंगे? कितना आ गया आंसर? 236.4। कौन सा मैच कर रहा है? बी। बी ऑप्शन मैच कर। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, खाली कैलकुलेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। क्या पूछा गया है? इन 2022, 2022 के लिए बताया जा रहा है इसमें। इन 2022 द एक्सपेंडिचर ऑफ company was 15% more as compared to 2019। बस खाली आपको शब्दों को समझनी है, बाकी आसान है। 2022 में इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी was 15% more as compared to the 2019, then the income of the company in 2022 was in million rupees। तो डेटा आप देख लीजिए, 2022 में बताया गया है कितने हैं, 12% लॉस है, 12% लॉस है। और 2019 में कितनी है एक्सपेंडिचर, कितनी है 248 है। और प्रॉफिट कितने थे आपका? अगर 2022 में देखेंगे तो इसमें हम उनका 12% लॉस, मतलब घाटा दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है। 2018 में कितनी है, 15% है, 15% है प्रॉफिट। तो कंपनी में अगर हम देखेंगे कि 2022 में उन्होंने उनको कहाँ, मतलब इनका जो चेंजेस आई है कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, इनकम इन 2022, 248 into 115 by 100 times 12% लॉस, 100 minus 12 by 100, that is equal to 248 into, cancel out, 23 20, तो 23 by 20 into 88 by 100 is equal to 248 into 23 into 22 divided by 20 into 25। नीचे 25 है, आप चाहो तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 100 हो जाएगा, उससे भी आपका आसान हो जाती है। और नीचे 20 है, आप चाहो तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 100 हो जाएगा, उससे भी इजी हो जाएगी। ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इजिकल टू, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैसे भी कर सकते हो। अगर कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 62 इंटू 23 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 25। अब आप डिवाइड भी कर सकते हो, या एक तरीके होता है कि आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 124/10 हो जाएगा, तो आपका डेसिमल लगाना ईजी हो जाएगा। या आप अपने हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का नीचे वाला पार्ट 100 हो जाएगा। जैसा भी करना चाहो, जब जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। डिवाइड कर देंगे इसको, तो फिर 25 से डिवाइड करोगे आपका 62 को। तो आसान क्या होता है, 25 से अगर डिवाइड करना चाहोगे तो मैं दिखा देता हूँ हम कैसे ओरली कर लेते हैं।
आपको लग सकता है कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। दिखा देता हूँ करके, एक बार दिखा देता हूँ। ऐसा 62/25 है, तो हम इसको माइंड में ही कर लेते हैं, लेकिन कैसे करते हैं इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे का 25 होगा कभी, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 62 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 248 आएगा। 248 बाई नीचे कितना आएगा, 100, ऐसे मन लगा तो कितना आएगा, 2.48। बहुत जल्दी हो जाती है, माइंड पे हो जाती है, अगर आप इन सब ट्रिक्स को सीख लोगे तो ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। कितना जाएगा ये, 2.48 इंटू 23 इंटू 22/5। फिर से 5 है नीचे, आप चाहो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 44/10 जो क्या होगा 4.4 हो जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, या जैसे आपको कंफर्टेबल लगता हो। ये जगह तो कितना हो जाएगा आपका ये, 2.48 इंटू 23 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 5, जो आएगा लगभग कितने रुपए हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 5 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से, नीचे 10 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, आप सिंपल डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा ₹250 पॉइंट, डेसिमल लगाओ कितना आएगा, 976 मिलियन। तो 250.976 कौन सा आंसर सही होगा, देखो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, in 2021, if the profit percent of the company was higher by 60% of the profit percent in 2018, then the percent increase approximately in the expenditure of the company in 2021 as compared to the previous years would be। तो पिछले साल से कितना अंतर पड़ेगा कंपनी का परसेंटेज में। बोला है कि इन 2021 में, इन 2021, यहाँ देखो डेटा आपको दिया हुआ है कि इनकम कितनी है, 359.6। In 2021, if the profit percent of the company was higher by 60% of the profit percent in 2018, तो 2018 में जितना भी प्रॉफिट था उससे क्या हुआ, 60% ज्यादा है। देन द परसेंट इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, approximately in the expenditure of the company in 2021 as compared to the previous years। तो इसको हम सिंपल मैथ्स हम लगाएंगे, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में हमने सीखा, हमने क्वेश्चन 4 के लिए 2020 में कितना आपका एक्सपेंडिचर कितनी है, 210 मिलियन है, और आपका प्रॉफिट परसेंट कितनी है, आपका 15% था 2018 के लिए। तो प्रॉफिट परसेंट इन 2021 कितना होगा, 15 इंटू 160/100। सॉल्व करेंगे इसको, 15 इंटू डिवाइड कर देंगे 8/5 हो जाएगा, काटेंगे इसको, ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 24%। और इनकम इन 2021, 2021 में इनकम कितना था, इज इक्वल टू 359.6 मिलियन। 359.6 मिलियन 2021 में। सो एक्सपेंडिचर निकालेंगे, एक्सपेंडिचर इन
2021 is equal to rupees 359.6 into 100 by 124. सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट करके, तो 4 से काट सकते हैं, 25 हो जाएगा, नीचे 31 हो जाएगा, ऊपर 25 नीचे 31 इज इक्वल टू 359.6 into 25 by 31 is equal to 11.6 into 25 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत तरीके हैं, आप शॉर्टकट भी कर सकते हो या सिंपली आप 25 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा, ₹25 से मल्टीप्लाई करोगे, या तो आप इसको एक तरीका होता है कि 4 से डिवाइड कर दो, और सबसे आसान आसान अगर आपको मल्टीप्लाई का मैं बता देता एक चीज, क्योंकि जब ऐसा कर दो तो माइंड पे ही हो जाती है। करता क्या है इसमें, 11.6 को 4 से डिवाइड करो, इंटू 25 इंटू 4 कर दो, आसान है। 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 11.6 को आप 4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएंगे, 2.90 हो जाएगा, इंटू कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 290 हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो अगर आप इससे कंफर्टेबल हो। हमें तो बहुत कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि ये 11.6 को आप 4 से डिवाइड करना बहुत आसान है कंपेयर टू मल्टीप्लाई करना। आप कैसा भी कर सकते हो, 290 मिलियन हो जाएगा। तो सो क्या करेंगे, परसेंट इंक्रीजेस निकालेंगे। परसेंट increases in the expenditure in 2021 compared to लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, दोनों क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 290 उसके पहले क्या था, 210 था, 210 बाई 210 इंटू सिंपल फॉर्मूला 100%। सॉल्व करिए, कितना आएगा, माइनस कीजिए, कितना आ गया, 80 आ गया। 80 बाई 210 इंटू 100% इज इक्वल टू 0 काट दीजिए, कितना होगा आपका, 800 बाई 21, कितना, या डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली 38% करेंगे। करेक्ट का आप कौन से होंगे, फोर्थ का डी, 38%। क्वेश्चन 5, if the loss incurred by the company in 2019 was 33.2 million more than the profit of the company in 2018, profit of the company in 2018, then the loss percent incurred by the company in 2019, तो कितना लॉस परसेंट आपका 2019 तक आएगा। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको जैसे हमने अभी किया, दिखाते हो करके। क्या बोला है, इफ द लॉस
incurred by the company in 2019 was कितने हैं 33.2 million more than the profit of the company in 2018, then the loss percent incurred by the company in 2019 निकालनी है। सिंपल है, खाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ऑप्शन 5 लॉस कितना होगा आपका लॉस द loss incurred by the company in 2019 कितना होगा निकाल चुके थे पहले डेटा दिया हुआ है 28.8 प्लस कितना बोला है 33.2 मोर देन बोला है ऐड कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे इतना मिलियन हो जाएगा कितना होगा आपका 62 मिलियन हो जाएगा therefore the loss या एक्सपेंडिचर कितना है द एक्सपेंडिचर इन 2019 में कितना खर्च हुए 248 देख रखा है 248 मिलियन hence therefore the loss परसेंट कितने हो जाएगा लॉस परसेंट incurred by the company कब निकाला है 2019 में कितना हो जाएंगे इजिकल टू 62 क्योंकि पूरा कितना निकला था 62 निकला था 62 मिलियन ये तो 62 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 248 काटेंगे इसको कितना होगा 4 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा काटेंगे इसको कितना होगा 25 इज इक्वल टू 25%। कौन से करेक्ट होंगे 25% पांचवे के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है 25%। क्वेश्चन नंबर 6 इन एन अरिथमेटिक सीरीज हैविंग 50 टर्म्स तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 50 हो गया। आप जानते हो एपी किसे कहते हैं इनमें आप ऐसे कोई है जो एपी नहीं जानता है एपी मतलब अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा कोई सीरीज जैसा मान लीजिए कहें 2 5 8 11 14 ऐसा कोई भी सीरीज जिसमें किसी भी टर्म से अगर पीछे के टर्म को माइनस करेंगे तो डिफरेंस सेम आती है इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 5 - 2 कितना आएगा 8 - 5 कितना होंगे 11 - 8 कितना होंगे हर जगह 3 आएंगे।
इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसका नाम क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अगर आपका मैथ्स नहीं है तो ये आपके लिए नया होगा। इसको एपी कहते हैं। और इसका सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, सम मतलब जैसे हमने 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 अगर ऐसा करेंगे तो इसको सम कहते हैं। तो फॉर्मूला, कई फॉर्मूला होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला होता है सम, मतलब एन टर्म का सम इज इक्वल टू n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, और एन क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म, एस मतलब सम। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप याद कर ले अगर आपने पहले, अगर नहीं पढ़ा आपने। एल इज इक्वल टू इसमें है लास्ट टर्म, ए इज इक्वल टू आपका है फर्स्ट टर्म, एन क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्या बोला है? इन एन अरिथमेटिक सीरीज हैविंग 50 टर्म्स। तो 50 क्या हो गया? बताओ कितना? 50, 50 आपका एन हो गया। एंड द फर्स्ट टर्म क्या? ए है, ए कितना होगा? 3 हो गया। एंड लास्ट टर्म मतलब क्या हुआ? एल, एल कितना होगा? 199 हो गया। यहाँ तो कोई डाउट है? अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, मतलब 50 बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। लास्ट टर्म कितनी है? 199। बताइए कितना होगा सॉल्व करके? 2 से काटेंगे 25, 25 इंटू ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 202। कितना आएगा सॉल्व करके? 5050। इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 202 को अगर आप 25 से भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो तो 25 की जगह कितने होएगी? 50 होएगी। तो 0 उसके बाद कैरी करोगे तो इसका आराम से निकाल सकते हो, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होंगे? 5050 यानी 5050। ऑप्शन बी करेक्ट। किसी का डाउट? ओके, सबको आ गया? वेरी गुड। यहाँ देखिए क्वेश्चन 7 के लिए फाइंड द, आप अपना अपना जो डिफिकल्टी लेवल है ना उसको आप नोट करते जाओ कि किस क्वेश्चन में आपको ज्यादा डिफिकल्टी लगा, किस क्वेश्चन में आपको ज्यादा, आपको समझ नहीं आ रहा था, ताकि वैसा क्वेश्चन हम आपको और प्रैक्टिस कराएंगे। और मुझे आप सेंड करना कमेंट में या मैसेज करके कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा कठिन लगते हैं। तो हम 7-8 पेपर सॉल्व करने के बाद फिर आपको जिस तरह के क्वेश्चन ज्यादा कठिन लगते होंगे उसको हम अलग से प्रैक्टिस कराएंगे। क्या बोला है? फाइंड द नेक्स्ट टर्म, क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन 7 के लिए, द फॉलोइंग लेटर सीरीज ए एम जी जी एम जी एस डी। तो हमने आपको कराया था, याद करो, कोडिंग डिकोडिंग, नंबरिंग बताया था। ए कितने नंबर पे आती है? ए का नंबर 1। तो और जी कितने में आती है? अगर लिखते हैं ए जी, पहला कल लिखते हैं ए जी एम और एस। पहला मतलब ए ले लिया, जी ले लिया, एम ले लिया और एस ले लिया। नंबरिंग करें, ये 1, ये 7, ये 13, और ये कितने नंबर आती है? एबीसीडी करेंगे तो 19।
मतलब अगर आप काउंट करोगे, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। और इसके लिए हमने आपको सिखाया था कोडिंग डिकोडिंग का। अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो देखना जो हम सिखा के रखे हैं। ए जो टी बताया था आपको, याद है? इसमें 5 नंबर, 10 नंबर, काउंटिंग करेंगे तो 15 नंबर, 20 और 25। इससे आपका आसान हो जाती है। जैसे ई पता है 5 नंबर पे है, तो ई एफ जी, तो एफ कितना 6 हो जाएगा, जी कितना 7 हो जाएगा। तो इससे आपको 5-5 के गैप में है, इससे आपको निकालने में बहुत आसान है। जैसे आपको टी टी कितने 20 में है, तो एस टी होता है, तो एस कितना होगा 19 पे हो जाएगा। इस तरह से आप इसको काउंटिंग करने में आसान हो जाती है। अब देखो क्या क्या कोडिंग क्या जा रही है, +6 जा रही है। ए में 6 0, 6 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि कोडिंग क्या जा रही है, ए 1 नंबर पे, उसमें 6 जोड़ दो, जी मिल जाएगा, उसमें भी 6 ऐड करिए, एम मिल जाएगा, उसमें 6 ऐड करिए, एस मिल जाएगा। इसका मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा उसमें क्या ऐड करेंगे आप, 6 ऐड करेंगे। तो 6 अगर ऐड करेंगे तो 19 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 25 में क्या आती है, वाई आती है, क्योंकि अभी बताया था ए जो टी, वाई मतलब 25। तो पहला जो कोडिंग होगा उसका अल्फाबेट क्या होगा, वाई से होगा। इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन में आप इसको बहुत हेल्प होती है। तो जो आपका आंसर होगा उसका पहला क्या हो जाएगा, आपका वाई हो जाएगा। इसके बाद चेक करते हैं सेकंड सेकंड को। सेकंड क्या है, एम जे जी और डी, कुछ आप लिंक पाते हो। इसके बाद क्या आएगा, एम, मतलब सेकंड वाला पार्ट, ये एम, एम जे, फिर क्या आता है थर्ड वाले में जी डी। क्या क्या पाते हो, एम कितने में है, 13वें में, 13 पे है, एम जे जी डी। -3 चल रहा है। बिल्कुल, एम जे जी डी। एम आपका 13 में आते हैं, ये 10 में आते हैं, 7 में आते हैं, 4 में आते हैं। मतलब क्या हुआ, 3-3 का गैप हो रही, कम हो जा रही है। फिर इससे 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए कितना 1 पे आएगा, यानी कि वाई ए होगा। तो वाई ए कौन सा दिया हुआ है, वाई ए आपका डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है, नीचे आपका कोड दी गई है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ये थोड़ा सा साइंस का संबंध है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा आपको साइंस भी पढ़ने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस के लिए कौन क्या बात सही है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, इट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड बायोमास इनटू गैसियस फ्यूल। बी क्या दिया है, इट इज डन एट लो टेम्परेचर। सी क्या है, इट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन द इंटरनल कंबशन इंजिन्स। डी क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ई क्या है, हाइड्रोजन एंड मीथेन प्रेजेंट इन द प्रोड्यूसर गैस डिटरमाइंड इट्स हीटिंग वैल्यू। मतलब कितना जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसको हीटिंग वैल्यू भी कहते हैं, इसको उसके उसके लिए बताया गया है। तो आप दो तरह से कर सकते हो। अगर आपको ये पता है कि कौन सा करेक्ट है तो उसको भी ले सकते हो, और अगर आपको ये पता है कि कौन सा करेक्ट नहीं है तो उसको काट दो, बाकी जो बचेगा वो करेक्ट है। तो आप में से कोई बताएंगे कि इसमें से नीचे कूट दी गई है, ऑप्शन ए में क्या बताया गया है, ए बी एंड सी ओनली। ऑप्शन बी में क्या बताया गया है, बी एंड डी ओनली। ऑप्शन सी में बताया गया है सी डी एंड ई ओनली। और ऑप्शन डी में बताया गया है ए सी एंड ई ओनली। तो मैं बता देता आपको कि प्रोड्यूसर गैस में ये वाला पार्ट गलत है, बी वाला पार्ट। लो टेम्परेचर जो बताया कि इट इज डन एट लो टेम्परेचर, ये गलत है। तो आप अभी बताने की कोशिश करेंगे कि
कौन से करेक्ट होंगे? अगर ये गलत है तो क्या क्या गलत हो गया? ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि बी पार्ट इसके साथ है, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब क्या बचा? सी डी ई और ए सी ई। अब आ जाओ, ए में क्या बोल रहा है? इट इज द रिजल्ट ऑफ इट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड बायोमास इनटू गैसेस फ्यूल। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। बी तो रॉन्ग है। सी क्या है? इट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन द इंटरनल कंबशन इंजन। ये भी करेक्ट है, तो सी भी करेक्ट है। और जो डी बताया जा रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये गलत है। और अगर आपको ये नहीं भी आता, थोड़ा सा आप ऐसे कॉमन सेंस लगाओगे, क्या बोला जा रहा है? अगर ये इंटरनल कंबशन इंजन के लिए यूजफुल होगा तो ऑब्वियसली इसका जो हीटिंग वैल्यू क्या होगा, इसमें आपका अच्छे होंगे। और इसके लिए हीटिंग वैल्यू के लिए मतलब कैलोरीफिक वैल्यू हाई करने के लिए क्या चाहिए होता है? हाइड्रोजन चाहिए होता है। हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि आप फ्री स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके कई लिमिटेशंस है। और किसी भी टेम्परेचर में आपका फायर कट करता है, कई चीज़ें हैं, मिक्स करके करते हैं, इसलिए इसको मीथेन के साथ मिक्स करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए सी और ई इज करेक्ट। कोई डाउट है किसी को? नाइन्थ, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी गई है। अच्छा, आप याद रखना कि नया जो पॉलिसी जिस तरह से उन्होंने चेंज किए हैं, ये मल्टीपल ऑप्शन मतलब सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन काफी कम रहेंगे। ये जैसे अभी देखा आपने कि एक से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। इसको जैसे अभी बताया क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं इसमें। अब आएंगे स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट 1 है, in teacher centered learning the teacher gives up the traditional decision making role and chooses instead of the role of a facilitator who focuses on the students feelings। ये स्टेटमेंट 1 है कि टीचर सेंटर आपका जो मेथड होती है, इसमें बच्चे पे, आपका स्टूडेंट पे उनका अनुभव और उनके जो फीलिंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दी जाती है। ये आपका स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है, इन लर्नर सेंटर्ड मेथड द टीचर अटेम्प्ट टू सी द वर्ल्ड एज द स्टूडेंट सी इट। लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या होती है? स्टूडेंट क्या फील करता है, स्टूडेंट के नजरिया से टीचर उसको महसूस करते देखते हैं। एंड क्रिएटिंग एन एटमोस्फियर ऑफ एम्पैथेटिक, वो क्या करते हैं? एटमोस्फियर को क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग एन एटमोस्फियर ऑफ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। ये दो स्टेटमेंट है, आपको बतानी है। आगे पढ़ो। इन द लाइट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ऑप्शन ए क्या है आपका? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। और बी क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। आप बताओ, आपको क्या लगता है? और सी आपका दिया है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और डी ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आप ए बी सी डी में कौन सा बोलोगे? क्या लगता है आपको? अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें बोला गया है स्टेटमेंट 1 में, बस आपको इन्हीं शब्दों को ही आपको कैच करनी है एग्जाम में। इसी में सारा होता है कि आप जो गलत करते हो या सही करते हो। तो आप जो जो पहला पेपर होता है, इनमें कुछ की वर्ड होते हैं क्वेश्चन में, ये जैसे आपका स्टेटमेंट वगैरह में, इस की वर्ड से आप डिसाइड करते हो कि कौन सा करेक्ट है, क्योंकि इसी में आप मतलब जो बच्चे वो उलझ जाते हैं। इसमें बोला गया कि इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग मेथड, लास्ट टाइम क्या बोला गया है? इसे बोला गया कि रोल डिसीजन मेकिंग रोल एंड चूजेस इंस्टीड ऑफ द रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर हु
फोकसेस ऑन द स्टूडेंट्स फीलिंग्स, ये नहीं होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट के भावनाओं को पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। टीचर आते हैं, लेक्चर देते हैं, चले जाते, टीचर ओरिएंटेड होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। और स्टेटमेंट 2 में क्या बताया गया है? क्रिएटिंग एन एटमोस्फेयर ऑफ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, ये सही है कि स्टूडेंट या लर्निंग सेंटर मेथड में हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सोचते हैं और उसके भावनाओं के अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो कौन से सही होंगे? ऑप्शन डी करेक्ट हो। कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करके या माइक खोल के, अभी आप चैट में मत डालना, आपको पूछना हो तब ऐसे पूछ सकते हो, माइक खोल के पूछ सकते हो। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स followed by followed from initial to last during water treatment process? आपका पार्ट है कोगुलेशन, फिल्टरेशन, स्क्रीनिंग एंड सेडिमेंटेशन। बताएं। मान लीजिएगा आपको नहीं भी आता है तो आप कुछ कॉमन सेंस लगा के भी इसमें आप कर सकते हो। इन केस अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आप थोड़ा सा अगर सोचोगे इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। क्या होगा? कोगुलेशन, फिल्टरेशन, स्क्रीनिंग या सेडिमेंटेशन। लास्ट में क्या होगा? अगर आप इसमें जो बताया गया इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए पूछा गया है। लास्ट में फिल्ट्रेशन तो होगा, फिल्टर तो लास्ट में करोगे। तो क्या हो जाएगा आपका? दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी बोलो, क्या लगता है आपको क्वेश्चन 10 के लिए? हालांकि क्वेश्चन 10 के बाद में उन्होंने काट दिया था इसके इसमें, लेकिन आप बताओ कौन से करेक्ट होंगे इसमें। सोचो थोड़ा सा। और डी तो कट हो जाएंगे, बी और सी में से भी। तो बी ऑप्शन सही। ऑप्शन बी करेक्ट बता रहे हो आप? जी सर। सेडिमेंटेशन से शुरू होगा पहले? जी सर। नहीं, फिर से सोचो। पहले स्क्रीनिंग से शुरू होगा, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, कॉन्वोल्यूशन से फिल्ट्रेशन। सबसे पहले स्क्रीनिंग शुरू होगा। पहले स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद सेडिमेंटेशन होगा, उसके बाद कोगुलेशन होगा और लास्ट में क्या? फिल्ट्रेशन होगा। सी ऑप्शन। तो स्क्रीनिंग, क्योंकि आप जब तक आप पानी को लेना आपको पहले उसको क्या करोगे? स्क्रीनिंग ही तो करोगे। तो आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों कट गए, तो सी से स्टार्ट होगा, मतलब स्क्रीनिंग से स्टार्ट होगा। तो स्क्रीनिंग से अगर स्टार्ट होगा तो स्क्रीनिंग के बाद क्या आएगा? सेडिमेंटेशन आएगा। मतलब सी के बाद क्या आएगा? बी।
तो कौन से करेक्ट हो जाएंगे? सी ऑप्शन। सी और डी दोनों में है। इसके बाद आपका आता है ए और बी या बी और ए। तो तो इसके बाद लास्ट में फिल्ट्रेशन आएगा ना। कैलकुलेशन आपका इसके बाद आएगा। हाँ जी, तो कैलकुलेशन आपका उसके बाद आपका क्या आएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन के बाद में निकाल दिया गया था, लेकिन अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे कि हम फिल्ट्रेशन कुछ भी करते हो तो फिल्टर बाद में करते हो, तो फिल्ट्रेशन बाद में होंगे। तो अगर आप फिल्ट्रेशन के बाद में लोगे तो बी वाला पार्ट बाद में होना चाहिए। तो बी बाद में कहाँ पर नहीं है? इसमें नहीं है। और कहाँ पर नहीं है? इसमें नहीं है। तो दोनों आपको रॉन्ग आंसर ऐसे ही कट जाता है, आपको आसान हो जाता है अगर आप गेस भी करना चाहो तो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? मो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें खाली वर्ड का ही सारा कुछ है, बहुत ध्यान से पढ़ना। मोर लॉस हैव बीन एडेड ऑन द बुक्स इन, यहाँ जो भी बात बताई गई है उसको आप ट्रू मानोगे, मान करके फिर उसको आप एक कंक्लूजन निकालोगे। मोर लॉस हैव बीन एडेड ऑन द बुक्स इन पास्ट 5 years देन एवर बिफोर। पिछले 5 साल में बहुत सारा लॉ ऐड किया गया है जो पहले नहीं किया गया था। Yet the number of crimes committed during the same period has significantly increased। तब भी जो अपराध है, ज्यादा लॉ को इंट्रोड्यूस तो किया गया, लेकिन ज्यादा कानून की संख्या बढ़ा, मतलब आपका जो मतलब नया नया कानून लाने के बाद भी जो अपराध है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा बढ़ गया। Therefore, to bring the crime rate down, इससे कि अपराध की दर कम हो सके, we must eliminate the laws। हमें जो नंबर ऑफ लॉज है उसको एलिमिनेट करना चाहिए। ये आपका एक स्टेटमेंट है। आप पूछा गया है which fallacy is committed in the above statement। बताइए इसमें कौन से fallacy है, मतलब कौन से आपका fallacy इसमें काम कर रहा है? रेड हेरिंग, स्ट्रॉमैन, स्लिपरी स्लिपरी स्लोप या फॉल्स कॉज। खाली पढ़ो अच्छे से, मान लो आपको नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली पढ़ो और मिलाओ अपने नॉर्मल नॉर्मल मतलब लॉजिक से मिलाओ। क्या बोला है? ज्यादा जो कानून की संख्या जो है, ज्यादा लॉ की संख्या पिछले 5 साल में इतने सारे कानून लाया गया है जो पहले नहीं लाया गया था। लेकिन इतने सारे ज्यादा से ज्यादा कानून बनाने के बाद भी नंबर ऑफ क्राइम्स यानी अपराध जो है इस टाइम में ही बहुत ज्यादा बढ़ी है। इससे कंक्लूजन ये निकालते हैं कि अगर क्राइम को कम करनी है, आपका मतलब कि आपका अपराध की दर को अगर कम करनी है, इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ लॉस बढ़ा रहे हैं तो अपराध बढ़ रही है, तो हमें जो नंबर ऑफ लॉस है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे तो अपराध घट जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है वो किस फैलासी के अंतर्गत आता है बताओ? अगर इनके साथ अगर मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको नहीं आएंगे, अगर नहीं भी आएंगे तो भी आप इससे आंसर कर सकते हो अगर शब्दों को अच्छे से समझोगे तो। इसमें आएगा फॉल्स कॉज, ये कॉज ही फॉल्स है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर हम क्राइम कम करने के लिए जो लॉस जो लॉ बने हुए हैं उसको अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो क्राइम कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अगर हम जीरो अगर रखेंगे, कोई अगर लॉ ही नहीं रखेंगे तो क्या क्राइम जीरो हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि ये फॉल्स कॉज हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट है। एग्जाम में इन शब्दों पर ही आपको बहुत ध्यान देने होते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग इश्यूज दैट आर प्रॉब्लमेटिक इन ऑनलाइन सर्वे। आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है और इसके नीचे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। पहले क्या बोला है? मेनी पीपल यूज मोर देन वन इनकरेक्ट सर्विस प्रोवाइड, सॉरी,
Many people use more than one internet service provider. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा आईएसपी को यूज करते हैं। जैसे आपके घर में वाईफाई भी होगा और फिर वोडाफोन भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, ऐसे बहुत से आपका इंटरनेट प्रोवाइडर हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट। सेकंड है every person has only one unique email address. Third है a household may have one computer but several users. और फोर्थ है internet users are a biased sample of the population. अब आपको इसमें से पूछा गया है, आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो कि एक बहुत सिंपल है जो रॉन्ग है। क्या बोला है? एवरी पर्सन हैज ओनली वन यूनिक ईमेल एड्रेस। आपके पास खाली एक ही ईमेल एड्रेस होता है क्या? इतने सारे होते हैं ना, तो बी तो हो ही नहीं सकता। अब बी जहां जहां पर है उसका काट दीजिए। तो बी कहां पर है? पहला ऑप्शन में बी है, ये कट गया। सेकंड में भी बी है, ये कट गया। थर्ड में भी बी है, ये कट गया। अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा ना, देखो आपको एक ही बचा, तो डी बच गया। ये होती है स्मार्ट तरीके। जो नहीं हो सकता उसको आप, हम में से मैक्सिमम के पास क्या होती है, एक से ज्यादा ईमेल आईडी होते हैं। इसमें क्या बोला है? एवरी पर्सन हैज ओनली वन ईमेल एड्रेस। तो ये बी पार्ट गलत है, और जहां जहां बी रहेगा गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तीनों में बी है तो बी तीनों कर गया। अब आप मिला लो। पहला क्या बोला है? मेनी पीपल यूज मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सही है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आईएसपी। सी पार्ट क्या बोला है? अ हाउस होल्ड में हैव वन कंप्यूटर बट सेवरल यूजर। बहुत आसान है, बहुतों के घर में एक ही कंप्यूटर होते हैं, लेकिन बहुत लोग उसका यूज करते, उपयोग करते हैं। एक ही लैपटॉप होते हैं, दो तीन लोग इसको यूज करते हैं। और बी क्या बोला है? इंटरनेट यूजर्स आर ए बायस सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। ये भी करेक्ट है, तो क्या होगा? डी। क्या करना था आपको? बहुत ध्यान से लाइंस जो दिए गए हैं उसका मीनिंग समझने थे। और देखो, हमने रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करके ही जो है आंसर तक पहुंच गए। किसी को डाउट है? सबको आ गया समझ में? वेरी गुड। 13 जो आपको नोट करना है आप नोट करते जाओ, और जहां सेक्शन आपको डिफिकल्टी लगता है उस डिफिकल्टी को भी नोट करो। तो मैं आपको वैसा क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपका डिफिकल्टी रिमूव हो जाए। 13 क्वेश्चन नंबर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी गई है। क्या बोला है? स्टेटमेंट 1, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसको एमडीजी कहते हैं, वेर मेनली टारगेटेड इन द डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज। स्टेटमेंट 2 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टारगेटेड एट ऑल कंट्रीज वेदर डेवलपिंग और पुअर। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. आप लोग कोशिश करो आंसर करने के लिए, क्योंकि मैं तो आंसर कर ही दे रहा हूँ सारा चीजों का, लेकिन आप आंसर करने की कोशिश करोगे। गलत होगा सही होगा कोई बात नहीं, जितना आप कोशिश करोगे वहां उतना निकल के आएगा। गलत ही करो, लेकिन करो तो आप सीखोगे ज्यादा अच्छे से। अगर आप नहीं करोगे, खाली सुनोगे, तो उससे सीखना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा होती है, हम ज्यादा वेट नहीं कर पाते। अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको उसको क्लैरिफिकेशन करता रहूंगा, आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो, मैं उसको बोलता रहूंगा। कोशिश करो करने की। क्या बोला है इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसके लिए बताया गया इसमें, पर मेनली टारगेटेड एट डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज। ये एक स्टेटमेंट है। आपने यूनिट 9 यूनिट 10 अगर पढ़ा होगा तो उसी वजह से ये क्वेश्चन है। यूनिट 9 से ही है क्वेश्चन। और सेकंड स्टेटमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टारगेटेड एट ऑल कंट्रीज वेदर डेवलप्ड, डेवलपिंग और पुअर। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला ऑप्शन का मतलब हुआ कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो मेनली टारगेट किया गया है जो गरीब देश है या जो विकासशील देश है, जो अभी डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए। कि ये बताया गया था कि 2015 के अंदर
गोल बनाया गया था कि 2015 तक इनको बेहतर सुविधाएं, महिलाओं की स्थिति अच्छा करना, एजुकेशन देना, और जो आपका जो पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करना, और गरीबों को स्थिति को सुधार करके उनको आपका जो उनका स्थिति को बेहतर करना, जो जिनको पर्याप्त मात्रा में सामान्य मतलब साधारण जो सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान इत्यादि नहीं मिलते उनको उस लेवल से ऊपर उठा लाना, ये सारे गोल रखा गया था। किसके लिए? किस कंट्री के लिए स्पेशली? क्या लगता है आपको किस पुअर कंट्री एंड के लिए? डेवलपिंग। हाँ। और स्टेटमेंट टू क्या बताया रहा है? कोशिश करो बोलने की, जितना बोलोगे उतना निकलेगा, नहीं बोलोगे तो वहां पे नहीं निकल पाएगा। स्टेटमेंट टू क्या बोला गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लगातार कंटिन्यू आपका ग्रोथ के लिए, आर टारगेटेड टू ऑल कंट्रीज। तो ये तो सही है, जितने भी तो दोनों कंट्री है स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। दोनों सही है। क्योंकि जो कंट्री बहुत पुअर है और आपका विकासशील है, डेवलपिंग के स्टेज पे है, उनके लिए 2015 तक का टारगेट रखा गया था। हालांकि वो बाद में एक्सटेंड कर दिया गया उसमें, कि ये सारी चीजें उनके महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाए, और साफ पानी मिले, और पोल्यूशन का लेवल कम हो, प्रदूषण कम हो, सबको शिक्षा मिले, इन सब में सारा काम करने के लिए रखा गया था टारगेट। लेकिन जो ये किसके लिए था? जो अभी पुअर है, गरीब है, या जिनका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंटिन्यू लगातार जब विकास, जैसे चाइना है, यूएसए है, रशिया है, जहां तक हो चुका उनको और भी तो आगे जाने हैं। तो क्या हुआ? दोनों करेक्ट हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नहीं करेक्ट हो। मेरे साथ साथ करते रहो, ऐसे बैठे रहोगे तो वो खाली सुनने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। आप करने पे कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। जो सही होगा उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो गलत होगा उससे आप सीख पाओगे। तभी फायदा है जब आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो। इफ P8 represent the number P in base 8, देन 144, ये आपका ऑक्टल्स को ऐड करने की कंसेप्ट से 144 प्लस 175, इसको आपको ऐड करनी है। कितना आएंगे? अगर आपको इसको नॉर्मल आपका ऑक्टल मतलब ये नंबर सिस्टम मेथड है, तो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा आपने, तो मैं इसको करके दिखा देता आपको। 144, इसमें क्या बेस कितना आपका 8 है, और 175, इसको ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर था 14। क्या है आपका? 144 और 175। तो 144 175, इसका रूल होती है, पहले ऐड करो। 319 319 3 19 नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते इसको, इसके कुछ रूल होते हैं। 5+4 ऐड 5+4 ऐड करें, कितना आएगा? 9 आएगा। लेकिन 9 क्या 8 से ज्यादा है? अगर 8 से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे? उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा? 81 से 8 हो जाएगा। माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1 बचेगा। तो ये 1 हम नीचे लिखेंगे, और जो क्वोशंट है ये ऊपर कैरी हो जाएगा। ये जो क्वोशंट था ये कैरी हो गया यहाँ पे, और जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद फिर से ऐड करेंगे। 4 प्लस 7 कितना हो गया? 11। 11 में से 1 को 11 कैरी, 9 11 में से 1 कैरी को ऐड करो, 12 होगा। 12 क्या 8 से ज्यादा है? तो फिर 12 को आप 8 से डिवाइड करोगे। क्वेश्चन कितना आएगा? 8 1 से 8, कितना बच जाएगा? 4। तो जो तो नीचे जो आ जाएगा। हाँ, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो आंसर ऊपर। ये जो आपका जो क्वेश्चन थे ऊपर आ जाएगा। जिसको अगर किसी को समझ में नहीं आता आप पूछ लीजिए,
ये ऑक्टल का एडिशन है, मतलब आपका नंबर सिस्टम के साथ है संबंध है ये। इसके बाद आप ऐड करेंगे, कितना आएगा 1 + 1 + 1, ये तीनों 1 ऐड करेंगे, 1 1 और कैरी 1, कितना आएगा 3 आएगा। क्योंकि 3 क्या है 8 से कम है, तो फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिखोगे क्या कि 144 ऑक्टेल, मतलब आपका बेस 8 प्लस 175 बेस 8 इजिकल टू कितना होगा 341 बेस 8। आप देखो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी करेक्ट। अच्छा, ये बेस वाला आंसर क्वेश्चन का है। हाँ, अगला क्वेश्चन, द organized bodies of information stored in the memory that bias the new way of information is interrupted, stored and recalled is known as ऑप्शन से कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, स्कीमास, चंक्स, एसोसिएशन। तो हम मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में हमने इसको जानते हैं कि जो स्टोर होते हैं, जो आपका ऑर्गेनाइज तरीके से हम जो इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं मेमोरी में और उसको रिकॉल करते हैं और इंटरप्रेट कर पाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्कीमास कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, in comparison to secondary computer storage, primary storage is, पहला ऑप्शन है, इसमें आपका सिंगल यूज है कि नहीं, सिंगल ऑप्शन का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है स्लोअर, मोर एक्सपेंसिव पर यूनिट स्टोरेज एंड परसिस्टेंट। ऑप्शन बी है फास्टर, लेस एक्सपेंसिव पर यूनिट स्टोरेज एंड परसिस्टेंट। ऑप्शन सी है फास्टर, मोर एक्सपेंसिव पर यूनिट स्टोरेज एंड नॉन परसिस्टेंट। और ऑप्शन डी है फास्टर, लेस एक्सपेंसिव पर यूनिट स्टोरेज एंड नॉन परसिस्टेंट। बताएं। आप जानते हो, नॉर्मली आप हमेशा यूज करते हो फोन वगैरह, हम जानते ही हैं। इसमें बोला गया है कि आप लाइन को अच्छे से पढ़ना। इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज, प्राइमरी के बारे में बोला गया है, सेकेंडरी के बारे में नहीं बोला है। कंपेयर टू सेकेंडरी, जैसे आपका जो जहाँ पे आप अपना सब कुछ स्टोर करते हो, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह होती है, वो सेकेंडरी होती है। इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज कंप्यूटर स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। आप रैम कितना देखते हो ना जब आप कंप्यूटर खरीदते हो या तो ए मोबाइल ऑप्शन। नहीं, स्लोअर कहाँ होता है, इधर फास्टर होता है। अगर आपका रैम ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका स्लो होगा कि फास्ट होगा? फास्ट होगा, फास्ट। फिर फास्टर होगा। जितनी ज्यादा रैम होती है, आपको जानते हैं ज्यादा एक्सपेंसिव होती है ना। मोबाइल अगर खरीदने जाओगे, अगर आपका 6 GB रैम रैम होगा तो ज्यादा हो। जितने कॉस्ट होंगे, अगर 12 GB रैम होगा तो ज्यादा ज्यादा कॉस्ट होंगे। तो ये फास्टर, फास्टर, मोर एक्सपेंसिव पर यूनिट ऑफ स्टोरेज एंड नॉट परसिस्टेंट, ये वाला होगा। हाँ जी, सी ऑप्शन ऑप्शन। सी करेक्ट हो। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत हो तो पूछो, पार्टिसिपेट करो, जी। धीरे धीरे समझ आ जाएगा। पार्टिसिपेट करते रहोगे, 7-8 पेपर के बाद एकदम फ्लुएंट हो जाओगे और 50 में से 40% करेक्ट करके आओगे। आइडेंटिफाई द सिमिलरिटी, इसमें कुछ बेइज्जती वाली की बात नहीं है। अगर आप गलत दे दोगे, बाकी लोग सही दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब कुछ वो हो जाएगा। सीखने के लिए आए हो तो इसमें गलती सही सब होता रहता है, हो सबका सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस करो, पार्टिसिपेशन करो और कोशिश करो कि आप अपना अक्षर रख सको। ये भी एक आपका लर्निंग का ही पार्ट है कि आप अपने आप को रख सको। आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वेश्चन 17 के लिए। यहाँ पे आप शब्दों को समझो, पढ़ो मेरे साथ साथ।
आप भी पढ़ो, मैं डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको, आप भी पढ़ो और कोशिश करो इसको मीनिंग को समझने के लिए। एग्जाम में आपको मीनिंग ही समझने हैं। क्या बोला है? बोथ आर कंसर्न्ड विथ डेटा रिडक्शन। आप बिलीव नहीं करोगे, जिन लोगों ने पिछले बार जब हमने क्लासेस लिए थे, मेरे पास जो सारा डेटा है, जैसे जैसे मैं बोला था कि पार्टिसिपेट करो और अपने हाथ से नोट्स बनाओ और उसके उसको आप रेडी करो, जिन लोगों ने ऐसा किए थे उनमें से 4 में से 3 का निकल गया था। जिन लोगों ने नेट दिया था और जिन्होंने इसको फॉलो किया था कि जितना आ सकता है आप करो करो करो, जितना कर सकते हो, 4 में से 3 का निकल गया था। 75% सोचो, हर 4 में से। तो मतलब जिन लोगों ने मतलब इसको फॉलो किए थे, तो ये बहुत आपका खुद का लिखा हुआ नोट्स, और आप जो लाइव क्लास इसलिए होता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सको। जितना आप बोलते हो उतना खुलते हो, उतना लॉजिक आपका अच्छा बनता है। आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। सिमिलरिटीज बतानी है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दोनों मीनिंग क्लियर है? क्वांटिटेटिव मतलब क्या? ऐसा डेटा जिसको आप गिन सकते हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो, उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। और क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटीज होते हैं, जैसे अच्छा बुरा, जैसे आपने कुछ सामान से कुछ सामान खरीदा। मात्रात्मक और गुणात्मक ऐसे हाँ, कुछ बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मात्रात्मक मतलब क्या हो गया? क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव मतलब क्या? गुणात्मक होती है। जैसे आपने कोई गुणात्मक। सामान खरीदा और आपसे पूछा गया कि आपका, आप बताओ आपका अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, तो इसका आप तो ना मतलब काउंटिंग नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आप मतलब उसको आपको इमोजी बना के दे देते हैं कि स्माइलिंग, ज्यादा स्माइली, या 1 से लेकर उसको, उसी क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करने के लिए वो बता देते हैं कि आप 1 से लेकर 10 के अंदर बताओ, या 1 से लेकर 5 के अंदर बताओ। 5 बहुत अच्छा और 1 बहुत बुरा। तो क्या हुआ? जो आपका गुणात्मक था, जो गुणों के आधार पे था, अच्छा बुरा क्या है? गुण है। उस गुण को तो आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसी को आपको क्या बोला उसमें कि आप इसमें रेटिंग कर दो। रेटिंग मतलब क्या हुआ? आपका क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट हो गया, फिर उसको स्टैटिस्टिकल यूज कर सकते हैं उसको। तो आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या ऑप्शन है? स्टेटमेंट है बोथ आर कंसर्न्ड विद डेटा रिडक्शन। बी क्या है? बोथ आर कंसर्न्ड विद वेरिएशन इन डेटा। सी क्या है? बोथ ले एम्फेसिस ऑन द कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। डी क्या है? बोथ ले एम्फेसिस ऑन जनरलाइजेशन। और सी ई क्या है? बोथ आर कंसर्न्ड विद आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन। इनमें से अगर आपको नहीं आ रहा है कोई चीजें, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 2 चीज ढूंढो। एक चीज ये ढूंढो जो एकदम होना ही होना है, जो सही है ही है। और सर एक चीज को इसमें ढूंढो। हाँ, ई तो है ही, बोथ आर कंसर्न विद आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन। बिल्कुल। तो आपका क्या हुआ? ए कट गया, पहला ऑप्शन कट गया। हाँ, और पहला ऑप्शन कट गया। तो यही है ई अब आपका तीनों में स्मार्ट है तरीका होता है करने का। ना, तो दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। ये भी सही है, ए वाला, बोथ आर कंसर्न विद डाटा रिडक्शन। ठीक है, ए भी ओके है ना। ए करेक्ट है। बी क्या बोला है? ए करेक्ट है। बी बोथ आर बोथ आर कंसिडरिंग विद वेरिएशन ऑफ डेटा। डेटा वेरिएशन के लिए ये दोनों भी सही आपका, है। ये भी सही है। ए बी और ई हो गया। सी कैसे होगा? बोथ ले एम्फेसिस ऑन द कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो सी और डी दोनों ही नहीं है। हाँ, सी और डी दोनों नहीं होगा। लेकिन क्या हो जाएगा? ए बी और ई, तो क्या हो हाँ, जाएगा? डी ऑप्शन डी। करेक्ट है। आपने क्या देखा? आपने खाली उन शब्दों को समझा और कुछ नहीं किया। जब भी आप पहले आप अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले जब क्वेश्चन देखते हो तो होता क्या है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप मीनिंग मीनिंग से भागते हो, तो आप उसको अलग नहीं कर पाते। देखो कितनी इसी कितना आसान था। हमने क्या किया? आपके पास हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, लेकिन इंग्लिश में करना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। हिंदी का जो वर्ड अगर आप हिंदी में करना चाहो तो हिंदी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हिंदी में कर सकते हो। बस आप इसका मीनिंग को समझो। समझने के बाद 2 चीज ढूंढो। एक चीज ये ढूंढो जो होगा ही होगा,
और अगर एक चीज ये ढूंढो जो बिल्कुल नहीं होगा, अगर आप दोनों नहीं ढूंढ पाते हो, किसी एक को ढूंढ पाते हो तो भी कोशिश करो, तो फिर देखो कि जो होगा ही वो कहाँ कहाँ पर नहीं है, जहाँ पे नहीं है उसको काट दो, और जो नहीं होगा वो कहाँ कहाँ पर है उससे काट दो। फिर आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाता है, और फिर आप जब मिला लोगे तो आपको आसान हो जाता है। क्वेश्चन 18, which of the following was recommended by the हंटर कमीशन? हंटर कमीशन में क्या क्या रिकमेंड की गई थी? पहला है एबोलिशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, दूसरा है रेस्ट्रिक्टिंग वीमेंस एंट्री इनटू कॉलेजेस, तीसरा है पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन द हायर एजुकेशन, चौथा है encouraging establishment of more and more public universities in rural India. डी ऑप्शन। आपको डी ऑप्शन लग रहा है? एक बार और अच्छे से आप पढ़िए, सोचिए। हंटर कमीशन जो है बी और सी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बी और सी तो करेक्ट नहीं है। ए और डी में से लग रहा था, तो डी ज्यादा लग रहा था। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके ऊपर, आप इसको पढ़ना, हायर एजुकेशन के सेक्शन में आएगा, आपका यूनिट 10 से क्वेश्चन ही है। हंटर कमीशन जो है ये आपका 1882 में आपका ये सरकार लाई थी, जो आपका अंग्रेज मतलब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन्होंने इसके इंट्रोड्यूस किए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटीज के जो आपका स्टेट का जो उसका जो आपका उस लेवल को बेहतर करने के लिए उन्होंने इसको एक सिग्निफिकेंट रूप में ये रिकमेंडेशन है, ताकि वो एनकरेज कर सके प्राइवेट एंटरप्राइजेस को हायर एजुकेशन में, ताकि उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इन्होंने बताया था कि इंडिविजुअल आपको ऑर्गेनाइजेशन में कि ये एस्टैब्लिश कर सके मैनेजमेंट को, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, इसलिए इन्होंने क्या किया था कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को उन्होंने प्रमोट किया था। तो जो ऑप्शन सी बताया गया है, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन द हायर एजुकेशन, ये करेक्ट है। अब मान लो कि अगर आपको नहीं आता है आंसर, तो आप इसको रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट कैसे करोगे? क्या बोला है? पहला तो होगा नहीं, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया तो नॉर्मली कमिटी ऐसा नहीं करती, क्योंकि अगर एजुकेशन को अगर खत्म कर दोगे तो फिर आप कंट्री कैसे होगा। रेस्ट्रिक्टिंग विमेंस एंट्री इनटू द कॉलेज, ये भी हमारे इतिहास में हम तो नहीं, आप नहीं पढ़े होगे कि इंडिया के, भारत के इतिहास में कि कभी ऐसा कोई कानून बना हो या कोई कमीशन बना हो जो फीमेल्स की एंट्री को रोकता हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो ए और बी तो खत्म हो गया। फिर अगर आप गेस भी करोगे तो आपके पास सी और डी होता है, बचता है। तो डी में क्या बोला गया है? एनकरेजिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन रूरल इंडिया। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं, इसमें उन्होंने बताया गया था इसमें कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को आपका इसमें प्रमोट किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, आप इसको याद रखोगे, ये हायर एजुकेशन चैप्टर से है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के लिए करेक्ट रीजन को आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन 19 के लिए क्या बोला गया? अच्छे से पहले मीनिंग समझो, मीनिंग समझोगे आपका 75% तो उसी जगह सॉल्व हो जाएगा। यू नीड टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नोन इन कनेक्शंस विथ योर रिसर्च एरिया। मतलब आपको समझ में आ गया? आपको ये जानना जरूरी है क्या कनेक्शन है आप जिस पे शोध कर रहे हो उस रिसर्च एरिया के साथ। बी स्टेटमेंट क्या है? इट में हेल्प यू टू डेवलप एंड एनालिटिकल फ्रेमवर्क। जब आप एक करेक्ट रीजन को, जब लिटरेचर रिव्यू के लिए आप जाते हो, क्या करते हो लिटरेचर रिव्यू के लिए? कि आपकी जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे आप शोध कर रहे हो, रिसर्च करना चाहते हो, इसके संबंधित जो लिटरेचर है उसको आप स्टडी करते हो। क्या करते हो उसमें? कि आप उसका फ्रेमवर्क डेवलप करते हो कि इसके पहले क्या क्या काम हो चुका है, कैसे कैसे हुआ है, किस तरह से डेटा का कलेक्ट किया गया है,
डेटा कलेक्शन मेथड क्या था, ये सारा चीजें, सैंपल साइज क्या था, ये सब चीजें आप इसको रिव्यू करते हो, किस तरह के रिसर्च को उन्होंने, ऐसे आपका अप्लाइड रिसर्च किया गया था या किस तरह किया गया था, इसका आप पता करते हो और क्यों किया गया था इससे। तो क्या होती है, आपका फ्रेमवर्क बनती है। इट में हेल्प यू टू डेवलप एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क। सी क्या बता रहा है, इट विल हेल्प विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स। आप जो पाना चाहते हो उसमें पाने में यह हेल्प करता है। डी क्या बोल रहा है, इट में सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चन फॉर यू। इट में सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस तो फॉर यू। चारों क्वेश्चन मतलब चारों सही लग रहे हैं, ABCD तो चारों। आपने क्या देखा, जब आप इसको मीनिंग समझते हो तो यही क्वेश्चन पहले क्या लग रहा था, पहले बहुतों का इसको कठिन लग रहा था होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसका मीनिंग को समझते हो आसान लग गया। जी जब सर। आप रिसर्च के लिए आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तो ये चारों ही होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बोलो कौन सा कठिन था, 6 महीने पहले ही पेपर हुआ था। 20 में, क्वेश्चन नंबर 20, an epistemological position that advocates the application of method of the natural sciences to study the social reality and beyond refers to the positivism, interpretism, objectivism, constructivism। तो इंटरप्रेटिविज्म नहीं, अच्छा अब बताओ कौन से होंगे। ये पॉजिटिविज्म में होती है, क्योंकि नॉलेज को पाने के लिए जो इसमें जो आपका जो जिसका वो आ, जिस पे एम्फेसाइज करते हैं, जिस पे जोर देते हैं, एक साइंटिफिक मेथड होती है जो डिराइव करते हैं किसके जरिए, नेचुरल साइंस के जरिए। ये स्टडी करते हैं जो सोशल रियलिटी और इसके बाहर इसका जो आप कह सकते हो कि जो रैशनलिज्म है, इसका जो है आपका एम्पिरिज्म जो होती है, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से स्टडी करती है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने शोध को पढ़ा होगा आपने तो और अच्छे से पता होगा आपको। विच द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वेर स्टैब्लिश बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 21। आप इसमें स्टेटमेंट दी गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बी है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स सी है, लोक भारती डी है, गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट और ई है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 5 आपका स्टेटमेंट है, इनमें से आपको नीचे कोड दी गई है, आप बताओ करेक्ट आंसर कौन से होंगे। तो ये आपको स्टडी करने होंगे जीके बेसिस पे। ये आपका जो पंचवर्षीय योजना में पहला और तीसरे पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था, तो इसके बारे में आपको अध्ययन करने होंगे। आपने पढ़े होंगे कि 1949 में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो एस्टैब्लिश किया गया था, ये SINP के नाम से फेमस है। ये एक ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ये कोलकाता में हुआ था। इसके इसके आप जानते हो कि जहांगीर भाभा के बाद ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हुई थी, अगर आपने साइंस के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बताओ, आपको क्या लगता है कौन से करेक्ट होंगे। बी स्टेटमेंट करेक्ट है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स लाया गया था। जो लोक भारती है, लोक भारती ये आपका 1950 में लोक भारती को आपका इसका फाउंडेशन हुआ था। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपका गुजरात में है। सर रमन रिसर्च भी है क्या? हाँ, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं, रमन के बारे में नहीं, शाह
आपका जब आप इसमें जो पूछा गया इसमें कि फर्स्ट और थर्ड पंचवर्षीय योजना, मतलब पंचवर्षीय योजना मतलब 5 years प्लानिंग के इनके वो पूछा गया है। तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स को लेकर उस समय किया गया था, और ये आपका जो ईयर था 1949 था, और लोक भारती को फाउंडेड किया आपका इसमें शुरू हुआ था 1950 में। लोक भारती रिसर्च इंस्टीट्यूट ये गुजरात में था। गुजरात में आप एक जगह है सानुसारा नाम के, उस जगह पे था, स्टैब्लिश किया गया था इसको। ये आपका एजुकेशन में, रिसर्च में, रूरल डेवलपमेंट में, खासकर जो आपका जो रूरल जगह जो है गुजरात को, वहाँ पे उस जगह पे किया गया था। नाम था लोक भारती। ये आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, यूनिट आपका जो 10th है उसमें और अच्छे से मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है ये सी भी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर आपका आता है गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट। ये गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। इसको शॉर्ट फॉर्म में GRI कहते थे, और ये तमिलनाडु में था। ये याद रखेंगे इसको, तमिलनाडु में इसका स्टैब्लिश किया गया था। और इसका जो गोल था कि रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन और इसके ऊपर जो रिसर्च, इसके ऊपर सारा काम था इसमें। ये इंस्पायर्ड किया गया था कि जो प्रिंसिपल महात्मा गांधी के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों से प्रेरित होकर के, इंस्पायर्ड होकर के इसको किया गया था। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन A, B, C और D में ऑप्शन D करेक्ट होगा। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, लोक भारती और गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट। अगर आप इनके टाइमिंग को याद रखेंगे तो आप किसी और एक क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। 1949 साहा इंस्टीट्यूट के लिए, लोक भारती 1950 और गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के लिए 1956। बाकी आप डिटेल में पढ़ना। जो जो चीज़ आपको नया लगता है उसको आप नोट कर लेना, और फिर उसको उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना। इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। इस टॉपिक से अगर घुमा के कुछ और पूछेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 22। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है। पहला है, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से मीनिंग समझने हैं। अगर मीनिंग समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से निकाल लोगे। मैं मीनिंग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहला क्या बोला है? द नालंदा, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। द नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया attracted student from the various parts of Asia. Statement 2 क्या है? The Nalanda University was overshadowed by the universities in Europe and Arabia immediately after its establishment. मीनिंग समझ में आ गया? नालंदा यूनिवर्सिटी जो पहला स्टेटमेंट है इसमें बताया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, जो प्राचीन भारत के, इसमें बहुत से बच्चे, बहुत से छात्र आकर्षित हुए थे विभिन्न पूरा विश्व के विभिन्न अलग अलग पार्ट से, एशिया के अलग अलग भाग से। स्टेटमेंट 2 बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय आपका शैडो आपको कर दिया गया था, यूनिवर्सिटी इन द यूरोप एंड अरबिया में, अरबिया इसके द्वारा इमीडिएटली आफ्टर इस एस्टैब्लिशमेंट, इसके बनने के तुरंत बाद ही कर दिया गया था। अब ये दोनों के ये स्टेटमेंट है, ये कोई सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपको डिसाइड करनी है कि सच है कि नहीं है। आगे क्या बोला है? 4 पढ़ो। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। सी आपका है स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, और डी है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट। क्या लगता है?
तब लेकिन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं यानी कि उससे रिलेटेड पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए ना आपके पास, मतलब पूरा नॉलेज होना चाहिए। स्टेटमेंट वाले नॉलेज तो क्वेश्चन तो होना ही बहुत उलझा चाहिए, देते हैं। नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर नॉलेज नहीं भी है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आंसर निकल जाएगा। अब इसमें तो ऐसा लग रहा है दोनों ही सही हैं। मैं बार बार बताता हूँ आपको कि आप पूरा मीनिंग को समझो, और आपके पास जितना नॉलेज है उसके आधार पे उसको मैच कराओ, तो आपको आंसर पहुंच जाओगे। क्या बोला है, दोनों का मीनिंग का बताओ आप। पहला तो करेक्ट लग रहा है, हम्म। जैसे पहला करेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर जब दूसरा समझ में आ रहा है तो वो भी ऐसा लग रहा है करेक्ट हो सकता है। इमीडिएटली आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट जैसे बना बस तुरंत ही हो गया उस पे मतलब उन्होंने जो आपका ओवरशैडो कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इमीडिएटली तो नहीं होगा। मैं बोल रहा बार बार कि मीनिंग को समझो, कीवर्ड को पकड़ो। इमीडिएटली वर्ड अप्लाई होगा क्या? बना और तुरंत उन्होंने मतलब यूरोप के लोग आगे उसको मतलब उसमें ओवरशैडो कर दिया, ऐसा हो सकता है? नो। आंसर खुद ही दिया ना आपने ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप मीनिंग को समझो, एक एक वर्ड को मिलाओ, खुद ही पता चल जाएगा। मैंने आपको कुछ नॉलेज दिया, कुछ ज्ञान दिया, कुछ मतलब समझाया कि ऐसा था वैसा था ये था वो था, कोई आपको मैंने कुछ जीके को समझाया? कुछ नहीं समझाया। मैंने कल एक वर्ड पकड़ा, इमीडिएटली आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट आपने खुद आंसर दे दिया। ये काम आप यही काम आपको खुद करनी है। मैंने क्या बोला, अगर नहीं भी आता है ना थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत चीज मिल जाती है। मिला कि नहीं बोलो? तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट वन करेक्ट होगा, स्टेटमेंट टू क्या होगा, करेक्ट होगा? नहीं होगा। इमीडिएटली तो नहीं है, नहीं हुआ था। तो कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट और स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। सी। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। 23 करेंगे। वन ऑफ द फोर मैक्सिम्स इन द कन्वर्सेशन, ये आपका जो यूनिट 4 है उससे कोई क्वेश्चन है। One of the four maxims of conversation, the quantitative maxims reflects the right amount of, चार ऑप्शन है, पैराडिज्म, सिंटज्म, सिमिलिस या इंफॉर्मेशन। बताओ क्या लगता है आपको, कौन सा आंसर करेक्ट होंगे? ये ऑप्शन सिंगल। नहीं, ये जो क्वांटिटी होती है ये आपको बताता है, ये पॉल ग्रीस ने इसको आपका प्रोवाइड किए थे, फिलोसोफर थे। इन्होंने बताया था इनके जो मैक्सिम के अकॉर्डिंग कि जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हो, कुछ आप संवाद करते हो, तो क्या क्या होना चाहिए? आप जब कोई इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हो तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इन्होंने जो बताया था, उन्होंने बताया था कि कोई बात अगर आप किसी को बताते हो तो उसमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि क्या इस समय हमें एडमिशन चल रही है, तो ये बात आप जब इसको आंसर करोगे तो पर्याप्त सफिशिएंट इसको इसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसका डेट क्या है, कब से होगा, कब से स्टार्ट हुआ था, होगा तो फिर क्या क्या कंडीशन है, एज लिमिट क्या है, फीस कितनी है, जो भी चीज़ है सारा जानकारी इसमें होना चाहिए। यानी कि इंफॉर्मेशन जो है इसमें इसमें ये बताया गया था कि ऐसे जो कम्युनिकेशन है इसका, पॉल ग्रीस के नाम से जिन्होंने बनाए थे इसमें इसको, इसमें बताया गया कि सारे इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में जानकारी होना चाहिए, कन्वे होना चाहिए
कोई शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में नहीं होना चाहिए, और वो इफेक्टिवली होना चाहिए, और एक्सेस बातें नहीं होना चाहिए। मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है वैसा भी बातें नहीं होना चाहिए, काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। ओवरलोडिंग मतलब जिस बात की ज़रूरत नहीं है उस कम्युनिकेशन में, वो सब बातें नहीं होना चाहिए। खाली उतना ही होना चाहिए जितने कि उस किसी बात को कम्युनिकेशन करने के लिए, पूरी पूरी क्लियर करने के लिए जो ज़रूरी हो। अननेसेसरी डिटेल जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने पूछा कि क्या अभी एडमिशन मिलेगा, तो अगर वो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है उसको छोड़ के किसी अगल बगल के यूनिवर्सिटी के बारे में भी अगर बताना शुरू करेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर, अगर मान लो किसी ने पूछा कि डी यू क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन का डेट क्या है, वो दिल्ली के साथ साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ 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 और भी यूनिवर्सिटी का बोलने लग गया, तो उसको ज़रूरत नहीं है, उसको खाली वहीं का चाहिए। तो अननेसेसरी बातें नहीं होना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन है वो इनसफिशियंट में नहीं होना चाहिए। ये सारा मिला करके उनको, उन्होंने इसको, जो मैक्सिम्स है उन्होंने इसको डिफाइन किए थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी ओवरलोड नहीं होना चाहिए, और उसमें भ्रमित वाला बात नहीं होना चाहिए, भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। जो बातें बताई गई हो उसमें कुछ भी डाउट वाला या ऑप्शन वाले बात नहीं होना चाहिए कि लोग उसको सुन के और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। तो क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होगा आंसर। क्वेश्चन 24, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ऐसे भी आप जानते हो कि कितने ज़्यादा ये यूजफुल है, रिलेवेंट, आपका रिलेवेंट है, कि जैसे आप कहीं पे मान लो कि कोई आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप कहीं क्लास ले रहे हो या क्लास दे रहे हो, दोनों ही केस में क्या होता है, जिस क्वेश्चन का आप सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन का संबंध में आप सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए आपको, एक्स्ट्रा लोड भी नहीं चाहिए, लेकिन नेसेसरी चीज मिल जाए आपको, तो आपको समझने में बड़ा आसान होता है, या अगर आप किसी को बताओगे तो उसको भी समझने में आसान होता है। इसलिए इसको ये हम क्या करते हैं, इसमें कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 23 के लिए। 24 के लिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट बताई गई है। पढ़ो क्या बोला है इसमें। स्टेटमेंट 1, IPv6 address in computer networking is 4 times larger than IPv4 address। पहला स्टेटमेंट है 24 के लिए, स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 है, the IP addresses gives the location of a device on the internet, whereas the MAC address identifies the device connected to the internet। फिर आपका इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इन द लाइट ऑफ द above statements choose the most appropriate answer from the option given below। दोनों स्टेटमेंट, ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, सी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, डी है स्टेटमेंट 1 is incorrect but statement 2 is correct। तो आप बताओ क्या लगता है आपको, कौन सा करेक्ट होगा। मैं बता देता आपको कि आईपी जो बताया गया इसमें स्टेटमेंट 1 में, IPv4 जो होता है वो 32, आपका आप पढ़े होंगे कंप्यूटर में, 32 पे आपका इसका जो आपका साइज होती है 32 बिट्स की साइज होती है, और IPv6 जो होती है वो 128 होती है, तो 4 गुना बड़ा हो गई। तो करेक्ट है, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड वाला क्या बता रहा है कि द IP एड्रेस गिव्स द लोकेशन ऑफ ए डिवाइस इन द इंटरनेट, वेयरएज द मैक एड्रेस, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक्सेस एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ये जो मैक एड्रेस होती है ये आपका, ये हार्डवेयर के आईडी नंबर होते हैं जिससे आपको डिवाइस को
आइडेंटिफाई की जाती है। आपका पर्टिकुलर फ़ोन है, जैसे नहीं होता कि किस किस फ़ोन से मैसेज किया गया, किस फ़ोन से किस कंप्यूटर से आपको कुछ कम्युनिकेशन किया गया, जो निकाल लेते हैं वो उसका मैक एड्रेस होती है। तो जो स्टेटमेंट सेकंड जो है, जो बताया जा रहा है कि द आईपी एड्रेस गिव्स द लोकेशन ऑफ ए डिवाइस ऑन द इंटरनेट, वेयर इज द मैक एड्रेस आइडेंटिफाइज द डिवाइस कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो मैक एड्रेस का इस्तेमाल हम डिवाइस को पता करने के लिए ही करते हैं, और जो आईपी एड्रेस होती है वो लोकेशन को पता करने के लिए करते हैं। तो क्या होगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये इसका 4 गुना होती है, 32 होता है IPv4 और वो 128 होता है, तो वो भी करेक्ट है। क्वेश्चन 25, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? 24 में क्लियर हो गया? 25, जी सर। which of the following are the components of the which of the following are the components of the pedagogical analysis of teaching and learning? आपका स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, बी है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल, सी है कंटेंट एनालिसिस, डी है सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ डिवाइसेस। इनमें से फिर आपको नीचे कोड दिया गया है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। कोशिश करो। सभी ऑप्शन तो सही है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल। ओके, कंटेंट एनालिसिस भी सही है, ओके, कंटेंट को एनालिसिस भी करते हैं। हम्म, बी और सी तो करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइस, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन का बी और सी करेक्ट लग रहा है अभी तक तो। जब आप कोई टीचिंग करते हो, जब आप टीचिंग की तरफ जाते हो तो क्या करते हो? एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन तो करते ही हैं। आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है ये तो हम देखते ही ना, उसका हम एक कैलकुलेशन हाँ, करते ही हैं। ऑब्जेक्टिव है। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स मटेरियल, आप कैसे पढ़ाओगे? जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करोगे, या ब्लैक बोर्ड चौक का इस्तेमाल करोगे, या स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करोगे? किस मटेरियल का इस्तेमाल करोगे तो आप सिलेक्ट करोगे ना। और टीचिंग मेथड क्या लगाओगे, क्या अप्लाई करोगे? स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, टीचर ओरिएंटेड होना चाहिए। अब मान लो अगर आपने यूनिवर्सिटी में आपने लेक्चर दिया, आपको कोई लेक्चर देनी है, और वहाँ पे 300 से 300 to 500 स्टूडेंट है। माना कि स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड बहुत अच्छी होती है, लेकिन 500 बच्चे को एक साथ अगर आप कुछ पढ़ाने जाओगे तो संभव है? या जो आप ऑनलाइन माध्यम में करते हैं तो उससे हजारों बच्चे हो सकते हैं। तो उस समय हम क्या करेंगे, हम टीचर ओरिएंटेड मेथड को अप्लाई करेंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है आप सिखाने क्या जा रहे हो। अगर आप मान लो कि अगर आप किसी को योगा सिखाने जा रहे हो, तो उसमें बहुत सी विधि होती है, प्रदर्शन विधि होती है, बहुत सी विधि होती है। तो कौन सा विधि आप अप्लाई करोगे? अगर मान लो कोई प्रैक्टिकल चीज सिखा रहे हो, मान लो आप किसी को योगा का पोस्चर सिखा रहे हो, आप खाली थ्योरी बोल के आ जाओगे तो उसको सीख जाएगा? वो नहीं सीख पाएगा। तो मेथड क्या है वो तो हमको पता करने ही पड़ेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल, कौन से मटेरियल का हमें इस्तेमाल करनी है, तो बी भी करेक्ट है। जो कंटेंट आप ले रहे हो उस कंटेंट का एनालिसिस भी तो करने हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे किसी को एटॉमिक थ्योरी बतानी है, तो एटॉमिक थ्योरी का जो कंटेंट है हम किस क्लास के बच्चे को बता रहे हैं तो हमको देखने पड़ेंगे। उसका स्टैंडर्ड क्या है। एटॉमिक फिजिक्स तो आपको क्लास 10 से लेकर के हम MSc PhD तक जा सकते हैं, सबके अलग अलग चीज होंगे। तो कंटेंट को हमें एनालिसिस करने होंगे कि किस कंटेंट को, या आप उसको किस किस तरह से आप बताओगे। जैसे उसमें मेथड भी आ जाएगा, PPT से बताओगे या बना करके बताओगे, या बुक से बताओगे, या आपका बोर्ड में बना के ड्राइंग करके बताओगे, सब चीज़ें आपका आ जाएगा इसमें। फिर आपने जो बताया इसके बच्चों को कितना समझ में आया ये भी तो आपको जानने होंगे। आप इसका फीडबैक लोगे, या कुछ क्वेश्चंस आपने एक टॉपिक समझाया, समझाने के बाद उसके संबंधित में आप इसको सिमिलर क्वेश्चन उससे पूछे, तो अगर वो समझ में आ गया होगा, जैसे आपने किसी का एडिशन समझाया, ऐड करना समझाया, अगर उसको ऐड करना आ गया 5+3 8 उसको आपने समझाया, फिर आप पूछोगे कि 6+4 कितना होगा,
अगर वो करेक्ट आंसर दे पा रहा है, इसका मतलब क्या, आपने इवैल्यूएशन कर लिया। तो इवैल्यूएशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत से डिवाइसेस होते हैं, तो सिलेक्शन करनी होगी। तो क्या होगा, ए, बी, सी और डी, ये चारों ही होल्ड करेगा। अब बताओ क्या डाउट है, बोलो। चारों करेगा? चारों ही करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, सी करेक्ट हो ए जाएंगे। सी सी ए बी सी डी। 50 क्वेश्चन में से हमने आज 25 हमने कर लिया, हमने पहला पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था। कल हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो बाकी 25 हम कर लेंगे, तो आपका पूरा पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर सर इस दूंगा। बार वाला भी करेंगे क्या? सर इस बार वाला भी पेपर सॉल्व करवाएंगे, फर्स्ट पेपर जो अभी जो 18 को जो हुआ था जून में, जो सारा मैं कैंसिल हो करा गया। दूंगा, लेकिन अभी तो ये तो कैंसिल हो गया, मैं सारा करा दूंगा अभी। लेकिन अभी जी जो सर। इसके पहले, जैसे 18 जून का पहले वाला जो पेपर था, वहां तक मैं अभी वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आप एक साल का जो 1-2 साल का पेपर कर लो पहले, 23 और 22 का कर लो। इसके बाद आपका जो 18 जून का जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उसको भी मैं करा दूंगा। आप अगर जी खाली सर। 3-4 पेपर अगर आज से साथ साथ कर लोगे ना, उसके बाद आप खुल जाओगे, आप आधे पेपर खुद ही सॉल्व कर लोगे, बिना किसी कुछ खास मतलब प्रयास किए। मतलब प्रयास मतलब जितना आपको नॉलेज है। आपने क्या पाया आज के, जो आपने आधा पेपर सॉल्व किया, क्या पाया कि आपका यूनिट 9 और 10 को पढ़ना जरूरी है। यूनिट 10 कहाँ से पढ़ोगे जो आप वैदिक शिक्षा को छोड़ दो, क्योंकि आप देख रहे हो उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन आपका जो ब्रिटिश के समय से जो शिक्षा प्रणाली के, जैसे जैसे उन्होंने शिक्षा नीति लाए थे, तब से लेकर के अभी तक के जो शिक्षा जितने बार चेंज हुई है, कोठारी कमीशन आया है, जितने हंटर कमीशन, आपका जितने सब चीजें आई है, ये सारे आपको अच्छे से जानने हैं, क्योंकि इसी में आपको गलती हो रही है, उसको अच्छे से कर लो। और यूनिट 9 को अच्छे से कर लो, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह के बारे में जितने बातें बताई गई, उसमें गलती हो रही है थोड़ी बहुत। फिर आप क्या करोगे, यूनिट 8 से आप नंबर सिस्टम को रिवीजन कर लो, और यूनिट 8 से जो बेसिक बेसिक चीजें कंप्यूटर की, उसको आप तैयारी कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फंस रहे थे। इसको रेडी कर लो, तो उससे क्या होगा कि इसके बाद जो पेपर्स आएंगे, फिर आपको इसमें दिक्कतें नहीं होंगी, आराम से समझ आ जाएगा। ऐसे आपको ग्रोथ हो जाती है। ऐसे आप जैसे 4-5 पेपर कर लोगे, 4-5 पेपर कराने के बाद आपको बहुत आराम से, मैं खाली पेपर डिस्प्ले करूंगा, आप फटफट आंसर देते रहोगे। अगर आप ऐसा करोगे, तो मैं बता रहा हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म में आप 40 क्वेश्चन खुद कर लोगे। मैं खाली क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप आंसर करते रहोगे। और जब 40 क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा, तो फिर सोचो कि आपको कितना अच्छा हो जाएगा, वहां पे जाकर कितनी ज्यादा चांस हो जाएगा वो निकालने का। इसके बाद हम कल करेंगे, कल हम बाकी 25 क्वेश्चन से कर लेंगे। जिन जिन सेक्शन में आपको डाउट लगा, जिन जिन सेक्शन में आपको लगा कि आप आंसर नहीं कर पा रहे थे, उसको आप घर पे रिवीजन करो, घर पे उसको पढ़ाई करो। हर आप जो वीडियो में रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, उनके लिए भी है। आप नोट करो कि आपका कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से यूनिट में आप नहीं कर पा रहे हो, या आपके लिए नया था, या अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है आप नहीं कर पाते, उसको नोट करो, और करने के बाद उसको रिवीजन करो। फिर हम आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हो। लाइव क्लास में हम ग्रुप पे हम लिंक डाल देंगे, और जो लोग किसी वजह से लाइव नहीं आ पाएंगे, उनको हम रिकॉर्डिंग दे देंगे। कल हम फिर से करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।